दुर्घटना में नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल बीतने के बाद मौजूदा स्थिति की, नवलनी की मौत के बाद हुए दावों की, यूरोपीय देशों में किसानों के प्रदर्शन की और इजराइल हमास संघर्ष की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अब देविका के बाद रूसी सेना को मिली एक और सफलता। पूर्वी यूक्रेन के एक गांव लास्टोचाइने पर किया कब्जा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रीमिया की लड़ाई को जारी रखने का दोहराया संकल्प। डेनमार्क ने बंद की नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन विस्फोट की जांच। रूस ने जताई आपत्ति। रूस के दिवंगत विपक्षी नेता नवलनी की सहयोगी मारिया पेवचिक का बड़ा आरोप। कहा, कैदियों की अदला बदली के तहत छोड़ने वाले थे, इसलिए की गई हत्या। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख ने कहा, नवलनी की मौत प्राकृतिक मृत्यु, खून का थक्का जमने से हुई मौत। यूरोपीय संघ के कृषि मंत्रियों ने लाल फीताशाही को कम करने और किसानों की मदद के लिए और अधिक प्रयास करने का किया वादा। ईयू के कृषि मंत्रियों की ब्रसेल्स में बैठक के बीच किसानों का यूक्रेन समेत कई देशों में भारी विरोध प्रदर्शन। इजरायली सेना पिछले 24 घंटों में 30 से अधिक आतंकियों को मार गिराने का किया दावा। जवाबी कार्रवाई में लेबनान के बालबेक और अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सेना के मुख्यालय पर कई मिसाइल दागने का किया दावा। अबू धाबी में शुरू हुआ विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। पहले दिन 8 नए सदस्यों ने मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को किया स्वीकार। समझौते को मंजूरी देने वाले देशों की संख्या हुई 69। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की। यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को हमला किया था। अब इस युद्ध को शुरू हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं और शनिवार को रूस और यूक्रेन युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर गया। रूस यूक्रेन के संघर्ष से न सिर्फ इन दोनों देशों को नुकसान हुआ, बल्कि पूरी दुनिया पर संकट के बादल साफ तौर पर नजर आए। क्या है 3 साल बाद दोनों देशों के ताजा हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। शनिवार को रूस और यूक्रेन युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर गया। रूसी सेना को पीछे धकेलने में प्रारंभिक सफलताओं के बाद यूक्रेन को हाल के दिनों में पूर्वी क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ा है। सोमवार को रूस ने पूर्वी यूक्रेन के लास्टोचाइने गांव पर कब्जा करने का दावा किया। इसकी पुष्टि यूक्रेनी सेना ने भी की है। लास्टोचाइने औद्योगिका से 2 किलोमीटर पश्चिम में है। इसी महीने रूस ने औद्योगिका पर पूर्ण नियंत्रण करने का दावा किया था। यूक्रेनी सेना ने अपने सैनिकों के पीछे हटने के कदम का बचाव करते हुए कहा है कि इससे रूसी सेना को रोकने में मदद मिलेगी। यूक्रेन इन ताज़ा झटकों के लिए हथियारों और गोला बारूद की कमी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस बीच रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि युद्ध में अब तक उनके 31,000 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस गर्मियों की शुरुआत या मई के आखिर में और हमलों की तैयारी कर रहा है। हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि रूस को इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम अपनी तरफ से अपनी योजना तैयार करेंगे और उनकी हरकतों का जवाब देंगे। रूस गर्मियों की शुरुआत में या मई के अंत में जवाबी कार्रवाई की तैयारी करेगा।
переломними моментами. रूस ने भी कुछ हताहतों के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। स्वतंत्र रूसी समाचार एजेंसी मीडिया जोन ने शनिवार को कहा कि 2022 और 23 में युद्ध में लगभग 75,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। इस बीच रूस ने बिना मॉस्को के शांति वार्ता आयोजित करने के राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। जेलेंस्की ने सहयोगियों के साथ स्विट्जरलैंड में वसंत शिखर सम्मेलन आयोजित करने की उम्मीद जताई है। हालांकि जेलेंस्की के कार्यालय ने रविवार को कहा कि बाद में रूस को सम्मेलन का मसौदा सौंप दिया जाएगा। हमने बार बार कहा है कि ये एक अजीब प्रारूप है। रूस की भागीदारी के बिना शांति योजनाओं की चर्चा अपने आप में हास्यास्पद भी है। स्वीडन के बाद डेनमार्क ने भी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में 2022 में हुए विस्फोट के कारण जर्मनी तक प्राकृतिक गैस ले जाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइन स्वीडन और डेनमार्क क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण हवा में भारी मात्रा में मीथेन फैल गई थी। पिछले महीने स्वीडन ने यह कहते हुए मामले की जांच बंद कर दी थी कि उसके पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है। स्वीडन ने जो सबूत जुटाए थे उसे जर्मनी के जांचकर्ताओं के हवाले कर दिए थे। रूस ने डेनमार्क के इस कदम को बेतुका बताया है। बेशक ये फैसला बेतुका है। एक तरफ ये स्वीकारोक्ति है कि जानबूझकर तोड़फोड़ की गई, दूसरी तरफ आगे कोई प्रगति नहीं हुई है। इस बीच क्रेमलिन ने मॉस्को के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के नए चरण को खारिज करते हुए कहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के अनुकूल हो गई है, जबकि पाबंदी लगाने वाले किसी भी नए उपाय से खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान। यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हेलो जी, बोल। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी। गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुखर आलोचकों में से एक विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी की बीते दिनों मौत हो गई। ऐसे में अब एलेक्सी नावल्नी के सहयोगी मारिया पेवचिक का दावा है कि जब उनकी मौत हुई तो वो कैदियों की अदला बदली के तहत रिहा होने वाले थे। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई थी, लेकिन अगले ही दिन नावल्नी की जेल में मौत हो गई।
रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी की सहयोगी मारिया प्योखिच का दावा है कि जब उनकी मौत हुई तो वो कैदियों की अदला बदली के तहत रिहा होने वाले थे। उन्होंने कहा कि जर्मनी में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे रूसी हिटमैन वादिम क्रासिक्यो के बदले नवेल्नी की रिहाई संभव होने वाली थी। प्योचिक ने दावा किया कि वर्तमान में रूस में बंद 2 अमेरिकी नागरिक भी इस सौदे का हिस्सा बनने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई थी, लेकिन अगले ही दिन नवेल्नी की जेल में मौत हो गई। बर्लिन में सजा काट रहे एफबीएस विशेष एजेंट के बदले 2 अमेरिकी नागरिक और एलेक्सी नवल्नी की रिहाई होने वाली थी। मुझे पुष्टि मिली कि बातचीत चल रही थी। इस बीच यूक्रेन के खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानो ने दावा किया है कि नवेल्नी की मौत खून का थक्का जमने से हुई है। उन्होंने कहा कि नवेल्नी की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई और ये कमोबेश पुष्ट जानकारी है। मैं शायद आपको निराश करूंगा, लेकिन हम जो जानते हैं वो ये है कि उनकी मृत्यु वास्तव में रक्त के थक्के से हुई है और ये कमोबेश पुष्टि की गई जानकारी है। इस बीच दिवंगत रूस के विपक्षी नेता नवेल्नी के सहयोगी एक ऐसे स्थान की तलाश कर रहे हैं जहां उनके समर्थक सार्वजनिक रूप से उन्हें विदाई दे सकें। उनके सहयोगी ने बताया कि सप्ताह के अंत तक अंतिम संस्कार से अलग श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजन पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अंतिम संस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी, जो मॉस्को में आयोजित होने की उम्मीद है। इस बीच क्रेमलिन ने इस आरोप पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है कि सरकार नवेल्नी की मां पर सार्वजनिक रूप से अंतिम संस्कार नहीं करने का दबाव बना रही है। नवेल्नी का शव शनिवार को उनकी मां को सौंप दिया गया था। नवेल्नी रूस के एक विपक्षी नेता थे जो राष्ट्रपति पुतिन के बड़े विरोधी माने जाते थे। 19 साल की सजा काट रहे नवेल्नी की 16 फरवरी को जेल में मौत हो गई थी। यूरोपीय देशों ने इन दिनों किसान विरोध प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। बीते दिनों यूरोपीय यूनियन की बैठक में यूक्रेन को और आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया। वहीं बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में किसान सड़कों पर उतरे और शहर की कई सड़कों को जाम कर दिया। साथ ही बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, इटली और ग्रीस समेत अन्य यूरोपीय देशों में हफ्तों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे यूरोप में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। ब्रुसेल्स में किसान सस्ते खाद्य आयात, अत्यधिक पर्यावरणीय नियमों और बड़ी कंपनियों के पक्ष में सब्सिडी का विरोध कर रहे हैं। वहीं बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, इटली और ग्रीस समेत अन्य यूरोपीय देशों में हफ्तों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन यूरोपीय देशों के किसान बेहतर आय समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2022 में यूरोपीय संघ ने रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए यूक्रेनी खाद्य आयात पर शुल्क माफ कर दिया था, जिसके बाद से यूरोपीय संघ के देशों में इसे लेकर खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। किसान यूक्रेन से सस्ते आयात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसका असर लोकल स्तर पर उगाई जाने वाली चीजों पर पड़ रहा है। वहीं स्पेन के किसानों ने भी मैड्रिड में कृषि मंत्रालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और स्थानीय उत्पादकों को हो रहे नुकसान के लिए नीति निर्माताओं से कार्रवाई की मांग की। यूरोपीय संघ हमारी मांगों को नहीं सुन रहा है। हमारी मांगे उचित राजस्व के लिए हैं। हम अपने काम से जीविकोपार्जन नहीं कर सकते। हम भोजन का उत्पादन करते हैं। मुक्त व्यापार समझौते के कारण हमें अपने काम की उचित लागत नहीं मिलती है, क्योंकि कीमतें उत्पादन की लागत से भी कम हैं। इसीलिए हम यूरोपीय संघ से इस बार आगे बढ़ने की मांग कर रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौतों को रोकें और न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करें जो हमारे उत्पादन लागत को कवर करता है। इसी बीच यूरोपीय संघ के देशों के कृषि मंत्रियों ने ब्रुसेल्स के किसानों के मुद्दे पर बैठक की। मंत्री किसानों पर दबाव कम करने के लिए नए प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रस्ताव में कृषि निरीक्षण में ढील और छोटे खेतों को कुछ पर्यावरणीय मानकों से छूट देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। हमने 27 देशों को एक अनुरोध भेजा है जिसका लक्ष्य सुधार और सरलीकरण है और हमें 500 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह स्पष्ट रूप से मजबूत और महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उनका विश्लेषण करने जा रहे हैं। हमने उन्हें आयोग को भेजा है और हमें उम्मीद है कि प्रतिक्रियाएं मिलेंगी और हम उस पर काम करेंगे।
वहीं यूरोपीय संघ की इस बैठक को लेकर लातविया के कृषि मंत्री ने कहा कि बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और इसके लिए सीएपी यानी कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है। हमें सीएपी में बहुत कुछ बदलना होगा क्योंकि हमें ग्रीन लक्ष्य तक पहुंचना है, जिस पर अभी पहुंचना लगभग असंभव है। इसके साथ ही तीसरे देशों से आयात तो हो रहा है, पर वे हमारे यूरोपीय संघ के मानकों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं और यह वास्तव में मेरी समझ है। बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना कठिन है। नाराज किसानों के कई हफ्तों के विरोध प्रदर्शन के जवाब में यूरोपीय संघ ने पहले ही अपनी प्रमुख ग्रीन डील पर्यावरण नीतियों के कुछ हिस्सों को लचीला कर दिया है। इसके तहत 2040 तक जलवायु रोड मैप से कृषि उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को भी खत्म कर दिया गया है। गौरतलब है कि रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेनी आयात पर कर हटाने के यूरोपीय संघ के फैसले ने इस समस्या को बदतर बना दिया है। इसके अलावा किसान अपनी सब्सिडी देर से मिलने, हाई टैक्स का भुगतान करने और यूरोपीय संघ के सख्त पर्यावरण नियमों से नाखुश हैं। उनका कहना है कि इन नियमों के कारण उनके लिए खेती करना और पैसे कमाना कठिन हो गया है। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं एशिया की। इजराइल हमास के बीच जंग की तस्वीरें वक्त बीतने के साथ साथ और बढ़ती जा रही हैं। लगातार हो रहे हमलों में तमाम लोगों की मौतें तो हो ही रही हैं, साथ ही घायलों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। इजराइल के साथ जंग के बीच फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतिये ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो युद्ध के बीच एक नई राजनीतिक व्यवस्था कायम करने को लेकर फिलिस्तीनियों में एक आम सहमति बनाने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। क्या है ताज़ा स्थिति, आइए नजर डालते हैं। इजरायली सेना का गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इजरायली टैंकों ने दक्षिणी गाजा में आतंकियों के ठिकानों पर कहर बरपाया। इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटों में 30 से अधिक आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। 10 से ज्यादा मध्य गाजा और बाकी अन्य को खान यूनुस में मार गिराया। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें गाजा के जैतून में चल रहे सेना के अभियान को देखा जा सकता है। साथ ही खान यूनुस में की जा रही कार्रवाई को भी इस वीडियो में देखा जा सकता है। उधर अपने एक ड्रोन को मार गिराए जाने के जवाब में इजराइल ने लेबनान के बेका घाटी में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। सेना ने लेबनानी हवाई क्षेत्र सहित ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान को जारी रखने की बात कही। इजरायली सेना ने बालबेक शहर से दूर सीरियाई सीमा के पास एक क्षेत्र को निशाना बनाया। ये इलाका हिजबुल्लाह का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। साथ ही ये क्षेत्र अपने प्राचीन खंडरों के लिए भी मशहूर है। उधर हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल ने बालबेक और अन्य क्षेत्रों पर हमला करके अपने अभियान का दायरा बढ़ा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल को इसका जवाब दिया जाएगा। इसके थोड़ी देर बाद ही हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य मुख्यालय पर 7 कत्यूशा रॉकेट दागने का दावा किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद गाजा में इजराइल हमास संघर्ष और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर पर्याप्त कार्रवाई करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि संघर्षों ने शायद घातक रूप से इसके प्रभाव को कमजोर किया है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और इजराइल के सैन्य अभियानों पर परिषद की एकता की कमी ने गंभीर रूप से, शायद घातक रूप से, इसके प्रभाव को कमजोर कर दिया है। परिषद को अपनी संरचना और कार्य पद्धतियों में गंभीर सुधार की आवश्यकता है।
following the horrific terror. इस बीच सूत्रों की माने तो इजराइल के अधिकारी युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते की शर्तों पर काम करने के लिए सोमवार को कतर पहुंचे। गौरतलब है कि कतर में हमास का राजनीतिक कार्यालय भी है। इजराइल पर उसके मुख्य सहयोगी अमेरिका का जल्द संघर्ष विराम पर सहमति बनाने का दबाव है, ताकि गाजा पट्टी के दक्षिणी किनारे पर स्थित आखिरी शहर रफा पर इजरायली हमले की धमकी को रोका जा सके। पिछले हफ्ते इजरायली अधिकारियों ने पेरिस में अमेरिका, मिस्र और कतर के प्रतिनिधि मंडलों के साथ बातचीत में बंधकों की रिहाई के समझौतों की शर्तों पर चर्चा की थी। इजरायली प्रतिनिधि मंडल ने इसकी जानकारी शनिवार को प्रधानमंत्री नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट को दी थी। उधर लाल सागर में हूथियों के हमलों को रोकने के लिए ग्रीस ने सोमवार को यूरोपीय संघ नौसैनिक मिशन में शामिल होने पर मुहर लगा दी। और यूएई के अबू धाबी में 26 फरवरी से 29 फरवरी तक WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन के उद्घाटन में 8 सदस्यों ने मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते पर अपनी स्वीकृति दी। ब्रुनेई, दारुसलाम, चाड, मलेशिया, नॉर्वे, रवांडा, सऊदी अरब, टोगो और तुर्की ने स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किए। इन 8 देशों द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद इस समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाले WTO सदस्यों की कुल संख्या 69 हो गई है। MC13 के दौरान कुल 70 होने की उम्मीद है। वहीं मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते के अनुसार अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने वाले देशों की सब्सिडी पर रोक लगाई जाएगी। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वालों की सब्सिडी पर भी रोक लगाती है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।